इससे पहले हमने किया एट पार, मतलब 100 रुपीज़ का डिबेंचर 100 में ही हम देने वाले हैं, लेकिन अब हम करने वाले हैं एट प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम की भी एंट्री सेम ही है जैसे आपने शेयर में की थी, कुछ अलग नहीं है, शेयर की जगह डिबेंचर आ चुका है, बस उतना ही डिफरेंस है। सी एट प्रीमियम, जब हम बात करते हैं एट प्रीमियम की, तो मतलब हम क्या करने वाले हैं, 100 का जो आपका शेयर है या डिबेंचर है दोनों में ही प्लस करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं कुछ अमाउंट जो कंपनी ऐड करके गेन लेती है, एक तरह से एक्स्ट्रा लेती है। तो यहाँ पे मैं 10 रुपीज़ ले रही हूँ, 100 में 10 रुपीज़ ऐड किया, नाउ हम 110 रुपये यानी कि 110 रुपीज़ लेने वाले हैं डिबेंचर होल्डर से। अब हम कंपनी ने सोचा है कि वो 30 रुपीज़ लेगी एप्लीकेशन पे, बाकी बचे 80 रुपीज़ लेगी अलॉटमेंट में। ज़्यादातर जनरली जो प्रीमियम लिया जाता है वो अलॉटमेंट में लिया जाता है। नॉर्मली ले सकते हैं एप्लीकेशन में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट कॉल में भी ले सकते हैं, सेकंड कॉल में भी ले सकते हैं, सब में ले सकते हैं, बट जनरली मैं बात कर रही हूँ कि उस अलॉटमेंट में ज़्यादातर प्रीमियम एंड डिस्काउंट की एंट्री आती है। तो यहाँ पे जो मैं अलॉटमेंट ले रही हूँ उसी में ही प्रीमियम ले रही हूँ। ठीक है, चलिए अब इसकी एंट्री हम कंप्लीट करते हैं कि इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। अगेन जर्नल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगेन ध्यान रखना, ऊपर जर्नल बनाने से पहले ऊपर लिखना है एंड जो भी कंपनी का नाम है वो भी आपको लिखना है, डैश लिमिटेड। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ डैश लिमिटेड, जो भी है XYZ लिमिटेड, देन जर्नल। ठीक है, तो जर्नल, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम इज डेट, okay, first column is date, then particulars, then we have LF and then we have debit and credit. ठीक है, particulars, LF, debit, credit. ओके, चलिए पहली एंट्री तो सेम ही होती है, कुछ चेंज नहीं, एप्लीकेशन का मनी रिसीव होगा, so this will be डेट ऑफ रिसिप्ट, पैसा मिल रहा है, डेट ऑफ रिसिप्ट। सो दिस इज बैंक अकाउंट, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज वी आर रिसीविंग मनी एप्लीकेशन के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे हम शेयर करते थे वैसे ही हम डिबेंचर कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो इट्स ओके, अब इतना अलाउड नहीं है। चलिए, हमने यहाँ सोचा था जैसे वो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब से ही हम इसकी अमाउंट्स भी लिखेंगे। 2009% डिबेंचर्स, 2009% डिबेंचर्स एट ₹110, जिसके अंदर 30 रुपीज़ हम एप्लीकेशन में ले रहे हैं, तो 30 इंटू 2000, तो अमाउंट विल बी 60,000, हमें मिल रहा है अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे 60,000। ओके, चलिए अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर के अंदर, परसेंटेज डिबेंचर के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डेट ऑफ अलॉटमेंट। डेट ऑफ अलॉटमेंट में हम ये एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं, सेम एंट्रीज हैं, कोई डिफरेंस नहीं है एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो डिबेंचर हो चाहे वो शेयर हो। तो यहाँ हम लिखेंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। ओके, टू 9% डिबेंचर्स। अगेन वो 60,000 जो रुपीज़ हमारे आए थे उसे ट्रांसफ़र कर देंगे हम डिबेंचर अकाउंट में। सिंपल है, सेम है, चेंज नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए समझने में। क्या आएगा यहाँ नरेशन में, बीइंग लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो ठीक है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर। ठीक है, -% डिबेंचर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफर लिखेंगे नरेशन यहाँ पे। ठीक है,
बीइंग, या फिर लिखना है ऐसे लिख सकते हो, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर, 9% डिबेंचर। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, ये मेन एंट्री है। जब भी डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री में लिखा जाता है, रिसीव्ड में नहीं। ड्यू क्यों? क्योंकि हम मांग रहे हैं, हम मांगते ज़्यादा हैं या मांगते कम हैं, तभी तो हमें कम या ज़्यादा रिसीव होगा। तो जब आप अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करो, डेट ऑफ ड्यू, डेट ऑफ ड्यू अलॉटमेंट, ओके। तो यहाँ अलॉटमेंट लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखना है तो क्योंकि हमारा सेकंड वाला पार्ट ही है तो डेट ऑफ ड्यू ही लिखेंगे। चलिए, हम ड्यू कर रहे हैं अलॉटमेंट, इसमें हम प्रीमियम भी मांग रहे हैं। प्रीमियम हमारा गेन होता है, प्रॉफिट होता है, इसीलिए हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। प्रीमियम वी आर राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट मांग रहे हैं हम तो अलॉटमेंट लिखेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आप अलॉटमेंट मांग रहे हैं तो अलॉटमेंट डेबिट में लिखा। टू कौन से वाले परसेंटेज डिबेंचर है, 9% डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर लिख रहे हैं। उसके साथ साथ हम लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब इसमें SPR नहीं लिखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना है, ठीक है। तो कट शॉर्ट आई एम राइटिंग SPR, लेकिन आप लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। चलिए, अलॉटमेंट हम कितना पैसा मांग रहे हैं, वी आर आस्किंग फॉर 80 रुपीज इंक्लूडिंग द 10 ऑफ प्रीमियम, 80 इंटू 2000, तो हम मांग रहे हैं टोटल 1,60,000। कर लो कैलकुलेट, यस अच्छे से हो रहा है कैलकुलेशन। 2000 इंटू 80, 8 इंटू 16, सिंपल है, तो कैलकुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। तो 1,60,000, इसमें से अब क्या करो, 2000 इंटू 10, पहले से 2000 इंटू 10 मतलब कितना हुआ, 20,000, वो डाल दो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, डाल दिया। बचा हुआ पैसा 1,60,000 माइनस 20, 1,40,000 आप डाल दो डिबेंचर में। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका, ये 80 रुपीज़ में 70 डिबेंचर के हैं, 10 प्रीमियम के हैं, 70 डिबेंचर के हैं, 10 प्रीमियम के हैं। तो आप क्या करोगे, 70 इंटू 2000 करो कैलकुलेट, 70 इंटू 2000 1,40,000 आ रहा है, 10 इंटू 2000 20, इस तरीके से भी कर सकते हो। चाहिए तो आप बैलेंसिंग भी कर सकते हो, 1,60,000 लिख दिया, 80 इंटू 2000 कर दिया 1,60,000, जिसमें से आपने प्रीमियम हटा दिया, बाकी आपने डिबेंचर में डाल दिया। यहाँ पे लिखेंगे अगेन अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, ठीक है, यहाँ पे ड्यू वर्ड लिखेंगे, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अब रिसीव करें मनी, अब पैसा रिसीव होगा, रिसीव होगा तो अगेन हमें बनाना पड़ेगा अपना फॉर्मेट। कभी भी एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो तो याद है क्या करना था, एक पेज पे जो भी अमाउंट लिखा है उसका टोटल कर लेना है, ठीक है। उस टोटल को आप लिखोगे बैलेंस कैरेड डाउन, CD लिखते हैं हम, कैरेड डाउन लेकर जा रहे हैं, ठीक है। कौन से पेज पे, दूसरे पेज पे लेकर जा रहे हैं। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन LF अमाउंट, अमाउंट, अब अमाउंट में क्या लिखना है, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, पर्टिकुलर्स यहाँ पे LF। अब ये तो हमने SPR लिख ही दिया, अब हमें रिसीव ही होना है पैसा। रिसीव होना है तो नॉर्मल एंट्री, बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, पैसा आ रहा है बैंक में तो बैंक डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर अलॉटमेंट, तो सिंपल एंट्री है। यहाँ पे वापस डेट ऑफ रिसिप्ट, हमें पैसा मिल रहा है, सो दिस विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ओके, टू डिबेंचर अलॉटमेंट, सिंपल लिख दिया। वही 1,60,000 आया हमारा बैंक में, 1,60,000 ड्यू टू अलॉटमेंट वी हैव रिसीव्ड, ठीक है। तो अब नरेशन में लिख देंगे, बीइंग लिखना है तो ठीक, नहीं तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, तो सिंपल है, 4 एंट्री करनी है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ध्यान रखना है
चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, कुछ ना दिया हो तो अलॉटमेंट की एंट्री में ही आता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कि एप्लीकेशन में 30 रुपीज़ मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट में 80 मंगा रहे हैं, उस 80 में वो 10 रुपीज़ है, इसीलिए हमने यहाँ पे SPR को क्रेडिट किया है। क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि ये हमारा गेन है, ठीक है, ये हमारा हमें गेन हुआ है। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा है, क्या था रूल? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो क्रेडिट इनकम एंड गेन, तो इसीलिए ये क्रेडिट किया गया है। सोचो डिस्काउंट होगा तो क्या करेंगे? डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है, लॉस है ना, तो क्या करोगे? डेबिट के क्रेडिट? कॉस्ट डेबिट, क्योंकि अभी मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, सो आप डिस्काउंट को डेबिट करोगे। दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हम डिस्काउंट वाला पार्ट, अभी ये प्रीमियम वाला पार्ट हो गया, इसके बाद हम करेंगे डिस्काउंट वाला पार्ट। अब हम करने वाले हैं नया टॉपिक। अब हम पहले जो हमने किया इशू अदर देन कैश, उसमें सारी एंट्रीज कर चुके हैं, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, एसेट लिया हो, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया हो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए हमने डिबेंचर्स दिए, हमने ऑल अंडरराइटर कमीशन को भी हमने अगेन कन्वर्ट कर दिया डिबेंचर्स में। अब हम करने वाले हैं डिबेंचर जब हम इशू करते हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, मतलब हम पैसा नहीं ले रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स, हम डिबेंचर होल्डर्स को डायरेक्टली इशू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हम बैंक से लोन ले रहे हैं और बैंक को हम एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज अ मॉर्टगेज हम अपने डिबेंचर्स दे रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल है कि डिबेंचर्स को जब आप बैंक से लोन लेते हो और उसे एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी रखते हो तो आपको डिबेंचर आपने ऐसे इशू किए हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब हमें समझना पड़ेगा, इसमें दो वे होते हैं, देयर आर टू वेज टू डिस्क्लोज दीज डिबेंचर्स इन बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको उसको डिस्क्लोज करना है, बट दो तरीके हैं। पहला, आप जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे, मतलब आपने डिबेंचर दिए और आप कोई जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हो, ठीक है। दिस इज वन पार्ट ऑफ दैट, जो अभी ये पार्ट हम समझने वाले हैं, ये उसी का ही पार्ट है जहां पर हमने जर्नल नहीं पास की है, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की है, ठीक है। अब बैंक से आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हो या शॉर्ट टर्म ले रहे हो, आपको पता है कि ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के अंदर का आप लोन ले रहे हो 12 महीने 12 मंथ्स के अंडर का लोन ले रहे हो तो शॉर्ट टर्म है, ज़्यादा ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो आप अपने डिबेंचर्स को किस टाइप के लोन के साथ आप मॉर्टगेज कर रहे हो? पहला होता है डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। हम लॉन्ग टर्म लेने वाले हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब अगेन हमने ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ा है, जब हमने शेयर किए थे तब भी पढ़ा था, डिबेंचर के जब स्टार्टिंग में किया था कि कैसे डिस्क्लोज करते हैं वो भी हमने पढ़ा, तो ये वाला पार्ट तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। बैलेंस शीट एज एट, अगेन डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट, ये तो हमारा फॉर्मेट परफेक्ट रहता ही है। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी इज द फर्स्ट पार्ट हमेशा रहेगा। उसके अंडर नॉन करंट, क्यों नॉन करंट? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। अगर ये शॉर्ट टर्म होता तो क्या होता? करेक्ट, करंट, हाँ दिमाग में है, गुड। तो नॉन करंट है ना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, तो नॉन करंट लायबिलिटी लिखा, उसके अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा। क्या लिखा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इसके आगे आप नोट नंबर दे दो, ठीक है। जरूरी नहीं है जितने का आपने लोन लिया है उतने के ही आप डिबेंचर आप इशू करो, ठीक है। उससे ज़्यादा के भी कर सकते हो, कम के नहीं, ज़्यादा के, ठीक है। क्योंकि बिजनेस जो बिजनेसमैन से एक बैंक एक्सपेक्टेशन रखता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा लेके, आपसे भी घर जब लेता है, घर का लोन देता है आपको, तो घर की कीमत ज़्यादा होती है, लोन आपको जो मिलता है वो कम मिलता है ना। सो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बैंक आपसे मॉर्टगेज ज़्यादा रखवाता है कंपेयर टू द लोन दैट बैंक इज गिविंग टू यू, ठीक है। यहाँ भी वही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हम लिखेंगे 1 नोट नंबर, क्योंकि हम क्यों 1 लिख रहे हैं? क्योंकि हम उसको यहाँ नीचे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है, ठीक है। सो आई एम टेकिंग एज एग्जाम्पल कि मान लो हमने 5 लाख का लोन लिया है, ओके, 5 लाख का लोन लिया है। नीचे देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा है यहाँ पे, यही सेम चीज को हम डिटेल में बताने वाले हैं। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम लिख रहे हैं टर्म लोन, ये वर्ड टर्म लोन ध्यान दो।
टर्म लोन होता है जब लंबा लोन ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, तो टर्म लोन आता है फ्रॉम बैंक। ओके, अगेन उसके नीचे देखो, हमने ब्रैकेट के अंदर क्लियरली उसकी डिटेल बताई है कि आप कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो, कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर लोन। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जर्नल एंट्री तो पास कर नहीं रहे, हम कैसे बताएं कि हमने डिबेंचर इशू किए हैं, तो हम ये ब्रैकेट के अंदर जो हम डिटेल लिख रहे हैं ना, वही हमारा मेन पार्ट है, जहां पे हम डिबेंचर्स को डिस्क्लोज कर रहे हैं कि हम डिबेंचर्स को एज अ मॉर्गेज, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, सिक्योर्ड बाय, ये जो टर्म लोन लिया है हमने बैंक से वो सिक्योर्ड है क्योंकि हमने एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी डिबेंचर दी है। सी, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ कितने डिबेंचर, यहाँ पे आप नंबर लिख लो, मान लो मैं दे रही हूँ 6,000, 9% डिबेंचर। अब ये 9% क्यों लगता है, तुम्हें पता है, दैट इज अ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। सिंपल उसको डिटेल में बता देना है। तो इसका वैल्यू कितना हुआ, व्हाट इज द वैल्यू हियर, 6 लाख ना, लेकिन हम लोन कितना ले रहे हैं, 5 लाख। 6 लाख को दिखाने की कहीं भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे दिखा दिया कि हम 6 लाख के डिबेंचर्स दे रहे हैं 5 लाख के लोन के लिए। ठीक है, बैलेंस शीट, कभी भी बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट बताते हो, चाहे वो शेयर से रिलेटेड है, चाहे वो डिबेंचर से रिलेटेड है, यहाँ ऊपर एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूला करो क्योंकि ये छोटा पार्ट है, बैलेंस शीट फुल नहीं है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट लिखना जरूरी है। यहाँ तक समझ आया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हमने डाला 1 नोट नंबर, देन वी हैव अमाउंट। ठीक है, अगेन इसको हमने यहाँ डिटेल में बताने की कोशिश की, नोट टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा, उसके नीचे टर्म लोन। टर्म लोन क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, उसका अमाउंट बताया। ब्रैकेट में बताना है कि कितने आप डिबेंचर्स दे रहे हो टू सिक्योर दिस पर्टिकुलर लोन। ठीक है, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6,000, परसेंटेज बताना जरूरी है, प्रॉपरली डिटेल में बताएंगे। अब इसी को अगर मैं दूसरे पार्ट में करना चाहूं, शॉर्ट टर्म, क्या क्या चीजें चेंज होंगी, चलिए वो देख लेते हैं। यहां पे ये नॉन करंट की जगह क्या आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में नॉन करंट की जगह करंट आएगा। यस, करंट। ठीक है, दिस विल बी करंट लायबिलिटीज। पहला चीज यहां चेंज हुई। दूसरी, ये कब है, जब हम शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। क्या क्या चीजें चेंज आएंगी, ज्यादा चेंज नहीं है। पहला, नॉन नहीं आएगा, सिर्फ करंट लायबिलिटी आएगी। दूसरा, ये लॉन्ग नहीं आएगा, क्या आएगा आपको पता है, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स भी लिख सकते हैं, लोन भी लिख सकते हैं, बोरोइंग्स। ओके, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। यहाँ एक चेंज हुआ, नॉन नहीं आएगा, लॉन्ग की जगह शॉर्ट आएगा। यहाँ अगेन, यहाँ भी लॉन्ग नहीं आएगा, आप नोट नंबर वहीं दे सकते हो 1, क्योंकि और कुछ तो आप बता नहीं रहे हो। तो यहाँ भी अगेन शॉर्ट टर्म आएगा, सेम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ओके, देन यहां टर्म वर्ड नहीं आएगा, यहां टर्म वर्ड नहीं आएगा, जैसे यहां नॉन नहीं आया, यहां टर्म नहीं आएगा। इसकी जगह क्या आएगा, सिंपल लोन फ्रॉम बैंक। ओके, लोन फ्रॉम बैंक, नीचे कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सेम रहने वाला है। सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ -% डिबेंचर, जितने आपके डिबेंचर्स आप दे रहे हो, देन परसेंटेज ऑफ डिबेंचर टू ऑफ पर्टिकुलर जो भी फेस वैल्यू है, 10 है, 100 है, वो लिखोगे एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। नीचे वाला पार्ट में कोई चेंज नहीं है। तो वर्ड्स क्या क्या चेंज हुए, यहाँ नॉन हट गया, सिंपल करंट लायबिलिटी है। ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी सेम रहने वाला है, नॉन हट गया, करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग हट गया, शॉर्ट टर्म हो गया, यहाँ भी लॉन्ग टर्म हट गया, शॉर्ट टर्म हो गया, टर्म हट गया, लोन फ्रॉम बैंक हो गया, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो अगर शॉर्ट टर्म है, सेम बैलेंस शीट है,
कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ क्या है, ये पार्ट हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब एक बार दोबारा से देख लो, ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। मैंने पहले भी बताया है, जब लॉन्ग टर्म होता है तो नॉन करंट यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म होता है तो शॉर्ट, दैट इज करंट लायबिलिटी, तो उसको शॉर्ट कर देते हैं, नॉन चला जाता है। ठीक है, लॉन्ग की जगह शॉर्ट हो जाता है, तो इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लो वापस से ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर प्रॉपर करना, क्योंकि आप पहले भी कर चुके हो, पहले भी आपने देखा कि कैसे हम डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, वही डिस्क्लोजर का पार्ट है, ओनली डिफरेंसेस हमने एंट्री तो पास की नहीं, तो इसीलिए सिर्फ हम यहाँ पे डिटेल में डिबेंचर्स को बता रहे हैं। ओके।